तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एस के लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम लोग कक्षा 12th के मैथ के आंसर पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें मैंने 5वें क्वेश्चन के डॉग क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब हमें 6वें क्वेश्चन से शुरू करना था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया से सवाल लगा रहे होंगे और अपने तैयारी को एकदम बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, 6वें क्वेश्चन से हमें आज के वीडियो में 6वें क्वेश्चन से करना था। देखिए, 6वें क्वेश्चन क्या बोला है। 6वां क्वेश्चन बोला है सभी खंड कीजिए, मतलब इस खंड में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सभी क्वेश्चन को करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, यदि एफ एक्स बराबर -2 2x2 यदि यक्स का मान -1 से कम हो या बराबर हो, और एक कंडीशन दिया है -1 का मान यानी कि जो यक्स है, यक्स का मान -1 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर हो, और अगला बोल रहा है यक्स का मान 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, तब कह रहा है तब यक्स बराबर -1 पर तथा यक्स बराबर 1 पर फलन के संतत्य की जांच करना है। ठीक है, यह हमें फलन दिया है और इसके हमें संतत्य की जांच करना है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम लोग लगाते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन, देखिए 6वें का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग उत्तर लिखेंगे, इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। ठीक है, लिखेंगे दिया है, इसमें हमें क्या क्या दिया है। ठीक, देखिए हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर, देखिए दे रखा है एफ एक्स बराबर दिया है -2 2x और 2। इसके लिए कंडीशन दिया है यक्स का मान -1 से छोटा या बराबर हो। दूसरे के लिए कंडीशन दिया है जो यक्स का मान है 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगला हमें इसमें स्टेटमेंट दिया है यक्स का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यह हमें दिया है और हमें जांच करना है एक बार यक्स बराबर -1 पर, एक बार यक्स बराबर 1 पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला इसको हम लोग मानते हैं और मान लेंगे, लिखेंगे यक्स बराबर -1 पर एफ एक्स की सांतत्य की जांच। ठीक है, अब हम लोग जांच करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फलन दिया था, हमने फलन लिखा। ठीक, अब इसमें हमारे क्वेश्चन में बोला था यक्स बराबर -1 पर और यक्स बराबर 1 पर फलन के संतत होने की जांच कीजिए। हमें संतत होने की जांच करना है, तो सबसे पहले मैंने लिखा 1, यानी कि पहला नंबर, क्योंकि हमें एक यक्स बराबर -1 पर 1 पर भी चेक करना है। तो मान लिया, मैंने पहला 1 मान लिया और लिखा यक्स बराबर -1 पर एफ एक्स के सांतत्य की जांच। ठीक है, अब इसके हम लोग सांतत्य की जांच करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सांतत्य की जांच करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या निकालना होता है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसके बाद एफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि एल यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इसका दोस्तों हमारा फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, लिमिट यक्स स्टैंडिंग टू जितना, मतलब यक्स बराबर जितना हम लोग माने हैं, तो यक्स का मान कितना है -1। अगर LHL निकालना है तो इसके ऊपर माइनस लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, सबसे पहले हमारा इसका फार्मूला होता है लिमिट यक्स स्टैंडिंग टू, यक्स का मान कितना है तो -1 है, और जब हम LHL निकालेंगे तो इस पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे एफ एक्स, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा फार्मूला है लिमिट यक्स स्टैंडिंग टू। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जितना यक्स का मान रहेगा उतना लिखेंगे। तो यक्स का मान -1 था तो ये -1 लिखा, जब LHL निकालना है तो ऊपर हमें माइनस लगाना पड़ेगा, और यह हमारा एफ एक्स, ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लिमिट यक्स स्टैंडिंग टू -1 पे माइनस। ठीक है, अब एफ एक्स, अब देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है यक्स का मान -1 से कम,
यानी कि -1 तो इसका मान है और इस पे माइनस का मतलब है कि जो यक्स का मान है -1 से कम हो। तो यह जो हमें फलन दिया है इसमें -1 से मान कौन सा कम है। तो देखिए पहला ही हमारा कम है, कह रहा है यक्स का मान या तो -1 से कम हो या -1 से ज़्यादा हो। दूसरा कंडीशन बोला है -1 का मान यानी कि सॉरी यक्स का मान -1 से ज़्यादा या 1 के बराबर या 1 से कम। लेकिन हमें इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है -1 का यानी कि यक्स का जो मान है -1 से कम। तो ये हमारा पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी कि यक्स का मान -1 से कम। तो एफ एक्स के स्थान पर क्या लिख देंगे, -2। क्यों -2 लिखेंगे, क्योंकि ये वाला कंडीशन हमें फॉलो कर रहा है और ये वाला कंडीशन का मान क्या है, -2 है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसका हम लोग मान लिख देंगे। अब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा -2 हो जाएगा। LHL निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग RHL। राइट हैंड लिमिट, इसका भी फार्मूला सेम यही होता है, लिमिट यक्स एक्सटेंडिंग टू -1। जैसे यहाँ पर हम लोग LHL निकालते थे तो इसके ऊपर प्लस जब LHL निकालते थे तो इसके ऊपर माइनस लगाते थे, तो जब RHL निकालेंगे तो इसके ऊपर हम लोग प्लस लगा देंगे। ठीक है, और बस FX लिख देंगे। इसका फार्मूला ये होता है, यानी कि इससे हमें कंफर्म यह हुआ कि जब LHL निकालेंगे तो ऊपर हम प्लस लिखे यानी कि माइनस लिखेंगे, और जब RHL लिखेंगे तो हमारे यहाँ पर प्लस लिखेंगे ऊपर। ठीक है, अब मान रख दीजिए, ये हमारा हुआ लिमिट यक्स एक्सटेंडेड टू -1 प्लस। ठीक, इसका मतलब हमारा यह हुआ कि FX का यहाँ पर हमें मान रखना है जो -1 यानी कि यक्स का जो मान है -1 से ज़्यादा हो। प्लस का मतलब होता है ज़्यादा हो, तो इसमें हम देखेंगे कि यक्स का मान -1 से ज़्यादा किस में है। तो देखिए यक्स का मान दूसरे वाले में ज़्यादा है, कह रहा है माइनस यानी कि यक्स का मान -1 से ज़्यादा हो या 1 से कम हो। तो दूसरा वाला कंडीशन हमें फॉलो कर रहा है क्या, 2x। अब इसका हम लोग मान लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 तो 2 ही रह जाएगा, गुणे यक्स का मान क्या है, -1 है। यहाँ पर देखिए -1 हमने रखा है, तो -1 है, 2 का गुणा -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। देखिए हमारा LHL और RHL दोनों बराबर आ गया है। तो अब हम क्या निकालेंगे, FX निकालेंगे। क्या निकालेंगे, FX। अब हम लोग FX निकालेंगे। अब FX का मतलब होता है कि यानी कि यक्स बराबर -1 है, -1 पर हम लोग निकालना है। तो FX का मतलब होता है कि जो -1 है किस पर बराबर है, -1 किस पे बराबर है। तो -1 हमारा किस पे बराबर है, देखिए -1 हमारा किस में बराबर दिया है, यस यहाँ पर दिया है। पहले कंडीशन में -1 क्या कर रहा है, यक्स का मान -1 के बराबर हो या क्या हो, छोटा हो, तो बराबर दिया है, यानी कि पहला वाला कंडीशन हमारा फॉलो हो जाएगा -2। देखिए हमारा तीनों के तीनों सही हो गया, यानी कि LHL RHL और FX। तो लिखेंगे अतः यक्स बराबर -1 पर LHL बराबर RHL बराबर FX। ठीक है, तीनों बराबर है। अब लिखेंगे अर्थात यक्स बराबर -1 पर FX क्या है, संतत है। यही हमें सिद्ध करना था, संतत है। ठीक है, एक बार और रिपीट करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में हमारा फलन FX दिया था, ठीक। अब उस पर हमें कह रहा था यक्स बराबर -1 पर और एक यक्स बराबर +1 पर संतत की जांच कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पहला मानकर लिखा यक्स बराबर -1 पर FX के संतत की जाँच। ठीक है, इसकी जांच हमें निकालने के लिए सबसे पहले निकालना होता है LHL RHL और FX। अगर जब यह तीनों बराबर आ जाता है तो यह हमारा संतत होगा, जब तीनों बराबर नहीं आता तो हमारा संतत नहीं होता। उसके लिए मैंने पहले यानी कि LHL निकाला। LHL जब निकाला तो मैंने देखा कि उसका फार्मूला होता है लिमिट यक्स एक्सटेंडिंग टू -1 पे पावर माइनस और FX। ठीक, उसमें मैंने मान रखा लिमिट यक्स एक्सटेंडिंग टू -1 माइनस। अब इसमें हमें लिमिट हमें यह दिया कि यक्स का मान -1 से कम। यह हमारा इसका मतलब यह हुआ कि यक्स का जो मान है
-1 से कम होना चाहिए। तो इसमें कंडीशन में क्या दे रहा है, पहले कंडीशन में दे रहा है कि यक्स का मान -1 से कम हो या बराबर हो। तो पहला कंडीशन है इसमें फॉलो हो गया, यानी कि -2, तो बराबर हमारा आ गया -2। ठीक, अब उसके बाद मैंने RHL निकाला। RHL का भी फार्मूला वही होता है, बस माइनस के स्थान पर प्लस लग जाएगा, ऊपर, इधर नहीं, यहाँ पर नहीं, ऊपर। ठीक है, तो इस फार्मूला पे मैंने मान रखा लिमिट यक्स एक्सटेंडिंग टू -1 प्लस, मतलब यानी कि यक्स का जो मान होगा -1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, यक्स का जो मान होगा, यक्स का वह -1 से थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें कहाँ था, यहाँ पर था। यक्स का मान -1 से ज़्यादा और 1 से कम, तो दूसरा वाला कंडीशन फॉलो हुआ। तो एफ के स्थान पर 2x रख दिया। अब 2x हमारा यहाँ पर हुआ और यक्स का मान -1 है, तो 2 का गुणा -1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। सॉरी, हाँ 2 नहीं, -2 होगा, सॉरी, -2 हो जाएगा। ठीक, देखिए -2 का गुणा इसमें करेंगे तो -2 हो जाएगा ना। अब देखिए एफ एक्स, अब एफ एक्स का मतलब होता है कि जो हमारा मैंने x बराबर -1 माना है वह किस पे बराबर है। तो देखिए पहले वाला कंडीशन में बराबर था -2, ये 2 पर, तो -2 पर मैंने ले लिया, यानी कि इससे हमारा यह हुआ x बराबर -1 पर LHL RHL और एफ एक्स क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए मैंने लिख दिया, अर्थात x बराबर यक्स बराबर -1 पर एफ एक्स क्या है, संतत है। पहला तो हमारा प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर लिख देंगे पहला वाला क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। पहला वाला का मतलब यानी कि यक्स बराबर -1 पर प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग लिखेंगे दूसरा, इसमें लिखेंगे यक्स बराबर 1 पर, अभी तो मैंने यक्स बराबर -1 पर किया, अब लिखेंगे यक्स बराबर 1 पर एफ एक्स के सातत्य की जांच। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो इसको भी जांच करने के लिए सबसे पहले LHL निकालेंगे। ठीक है, तो इसका हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा वही होता है, लिमिट यक्स एक्सटेंडिंग टू। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और इसको ऊपर क्या लगाएंगे, माइनस, और यह हमारा एफ एक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा लिमिट यक्स एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, यानी कि इसमें हमारा बोल रहा है यक्स का मान 1 से थोड़ा सा कम, यानी कि इसमें हमारा बोल रहा है लिमिट कि यक्स का मान 1 से थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो इसमें हमारा यक्स का मान 1 से थोड़ा सा कम कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है यक्स का मान यक्स का मान 1 से कम हो या बराबर हो। तो किस वाले पे जा रहा है, दूसरा वाला, यानी कि 2x। एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2x ही हो जाएगा। तो 2 गुणे यक्स का मान क्या है, 1 है, केवल 1। ठीक है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि LHL हमारा 2 आ गया। अब निकालेंगे हम लोग क्या, RHL निकालेंगे। RHL निकालने का भी फार्मूला हमारा सेम यही है, लिमिट यक्स एक्सटेंडिंग टू 1, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यह हमारा एफ एक्स मान रखिए। मान रखेंगे तो हो जाएगा लिमिट यक्स एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक है, यानी कि 1 से अधिक, यक्स का मान 1 से अधिक इसमें कहाँ होगा, तो देखिए थर्ड वाले में यक्स का मान 1 से अधिक। ठीक है, तो क्या मान है हमारा, 2 है। ठीक है, तो इस पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर है हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए LHL RHL हमारा बराबर आ गया है। अब निकालेंगे हम लोग क्या, एफ एक्स। अब एफ एक्स निकालेंगे। अब एफ एक्स निकालने के लिए हम जानते हैं यक्स बराबर क्या है हमारा, 1 है। यक्स बराबर 1 पे जांच कर रहे हैं तो देखेंगे कि फलन में कि यक्स बराबर 1 कहाँ पर है, किस वाले में आ रहा है। तो देखिए यक्स बराबर 1, यक्स का मान 1 से कम हो या 1 के बराबर हो, तो कहाँ पर आ रहा है, 2x पे आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये हमारा 2 गुणे यक्स का मान 1 है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। देखिए इसमें भी हमारा जो LHL था, RHL था और एफ एक्स तीनों बराबर है, तो अतः लिख देंगे, अतः यक्स बराबर 1 पर LHL बराबर RHL, ठीक है, बराबर एफ एक्स। अब लिख देंगे अर्थात यक्स बराबर 1 पर एफ एक्स क्या है, संतत है। क्या है, संतत है। दोस्तों हमें इसमें यही प्रूव्ड करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया।
यही हमारा सवाल था दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग को एकदम बढ़िया से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए हम लोग एक एक क्वेश्चन एकदम बेसिक तरीके से लेकर चल रहे हैं। पक्का है आप लोग को क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। देखिए एक एक लाइन मैंने लिखा है और एकदम बेसिक से लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन सही हो गया। यानी कि यक्स बराबर -1 पर भी, यानी कि यक्स बराबर -1 पर भी और यक्स बराबर 1 पर भी दोनों हमारा क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है। क क्वेश्चन हमने कर लिया, ख क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है 3 सदिश, देखिएगा ध्यान से, 3 सदिश दिया, यानी कि 3 वेक्टर दिया है, वेक्टर ए कामा वेक्टर बी और वेक्टर सी। प्रतिबंध वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं यदि वेक्टर ए का परिमाण 3 दिया है, वेक्टर बी का परिमाण 4 दिया है और वेक्टर सी का परिमाण 2 दिया है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर डॉट, यानी कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात करना है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए पहले हम लोग इसमें लिखते हैं हमें क्या क्या दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा 6वां का क्वेश्चन है। चलिए उत्तर लिखते हैं इसका, यानी कि सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे इसमें हमें क्या दे रखा है, लिखेंगे दिया है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमें क्या दे रखा है, वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दे रखा है। और देखिए वेक्टर ए का मान दे रखा है, वेक्टर ए बराबर 3 दिया है। देखिए यहाँ पर वेक्टर ए बराबर 3, वेक्टर बी बराबर 4, वेक्टर सी बराबर 2, ठीक है। तो वेक्टर बी बराबर क्या दिया है, 4 दिया है और वेक्टर सी बराबर हमें दिया है 2। अब ध्यान दीजिए मान हमें ज्ञात करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर सी, ठीक है, प्लस सी डॉट ए, ठीक है। इसी का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसका मान हमें ज्ञात करना है तो हम लोग कहाँ से मान इसका ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है, ठीक। देखिए अब हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का गुणा समीकरण 1 के साथ करने पर। देखिए दोस्तों ध्यान से, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का अगर गुणा हम लोग समीकरण 1 के साथ कर दें तो ये वाला पोर्शन हमें प्राप्त हो जाएगा और इसी तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। जो वेक्टर ए है, वेक्टर प्लस वेक्टर बी है प्लस वेक्टर सी है, अगर इसका गुणा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, मतलब उसी का गुणा उसी के साथ कर दें तो ये हमारा पोर्शन बन सकता है। तो देखिए अब कैसे हम लोग इसका गुणा करते हैं। और ये भी गुणा हमें डॉट गुणा करना है, डॉट, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग गुणा करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका गुणा मतलब ए का गुणा पहले तीनों में, उसके बाद बी का गुणा तीनों में, उसके बाद सी का गुणा तीनों में, ठीक है। तो अब देखिए ए का गुणा ए में करेंगे तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है, प्लस वेक्टर ए का गुणा वेक्टर बी के साथ करेंगे, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ, ठीक है, फिर से प्लस वेक्टर ए के गुणा वेक्टर सी के साथ, तो वेक्टर ए का गुणा करेंगे डॉट गुणा वेक्टर सी के साथ। ए का गुणा हो गया, अब बी का गुणा करेंगे, बी का गुणा करेंगे यानी कि बी का डॉट गुणा करेंगे ए के साथ, तो वेक्टर बी का डॉट गुणा करेंगे ए के साथ, प्लस वेक्टर बी का गुणा बी के साथ होगा, वेक्टर बी का डॉट गुणा होगा वेक्टर बी के साथ, ठीक है। अब देखिए आगे
अब उसके बाद वेक्टर बी का गुणा डॉट गुणा होगा वेक्टर सी के साथ, उसके बाद प्लस अब सी का गुणा होगा डॉट ए के साथ, प्लस सी का गुणा बी के साथ होगा सी डॉट बी के साथ, प्लस सी का गुणा ए के साथ होगा सी का गुणा ए के साथ होगा, बराबर ये हमारा 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए का गुणा ए में डॉट गुणा करना है ए का ए में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यह हमारा ए बी ही हो जाएगा, वेक्टर डॉट ए बी हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ये हमारा वेक्टर ए वेक्टर सी हो जाएगा, प्लस यह हमारा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए ही रह जाएगा, प्लस यह देखिए बी का गुणा बी में करेंगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर बी का स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यह हमारा उसी तरह हो जाएगा बी डॉट सी, प्लस यह हमारा सी डॉट ए, प्लस ये हमारा सी डॉट बी, प्लस ये हमारा सी का, यहाँ पर सी का गुणा सी में होगा ना, यहाँ पर सी। ठीक है, तो सी का गुणा सी में होगा तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, सी वेक्टर सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, बराबर में हमारा 0। अब देखिए जो स्क्वायर वाला है उसको सामने सामने कर लीजिए पास पास, तो हमारा ए वेक्टर ए का वर्ग प्लस वेक्टर बी का वर्ग प्लस वेक्टर सी का वर्ग। ठीक है, प्लस अब इसमें ध्यान देने वाली बातें यह है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह देखिए यह हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ पर देखिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इसको इधर उधर लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस यहाँ पर बी डॉट है तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बस जगह चेंज किए हैं। तो ये देखिए एक और एक मिलकर क्या हो जाएगा, 2 ए डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, सेम सेम है ये दोनों, यह और यह देखिए दोनों सेम ही है। ठीक है, तो एक ए डॉट बी और एक ए डॉट बी मिलकर क्या हो जाएगा, 2 ए डॉट बी। ठीक है, प्लस उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ए डॉट सी, यहाँ पर सी डॉट ए। ठीक है, यहाँ पर ए डॉट सी और यहाँ पर सी डॉट ए मिलकर क्या हो जाएगा, 2 ए सी डॉट ए लिख लीजिए, सी डॉट ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कौन वाला, यहाँ पर देखिए बी डॉट सी और यहाँ पर सी डॉट बी, यहाँ पर बी डॉट सी और यहाँ पर सी डॉट बी आपस में मिलके क्या हो जाएगा, 2 बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर का हमारा 0। अब जिसका जिसका मान दिया है उसका मान रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए वेक्टर ए का मान देखिए ऊपर हमें 3 दे रखा है, 3, तो वेक्टर 3 मान रख देंगे। अब वेक्टर ए का मान केवल 3 है तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस बी का मान देखिए यहाँ पर 4 दे रखा है तो बी का मान 4 रखेंगे, इसका पावर है तो इसका भी पावर लगाएंगे, प्लस सी का मान देखिए 2 रखा है तो यहाँ पर भी हम लोग 2 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब ध्यान दीजिएगा इसमें देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 2 को क्या करेंगे, कॉमन बना लेंगे, तो बीच में हमारा क्या बचेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर डॉट वेक्टर सी डॉट ए हो जाएगा, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0। अब ध्यान दीजिए इसका वर्ग कर लीजिए, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, प्लस 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस ये हमारा 2 और ये हमारा उसी तरह ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस ध्यान दीजिएगा दोस्तों बी डॉट सी। एक एक लाइन बता रहे हैं दोस्तों, एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 16 में 4 जोड़ेंगे 20, अब 20 में 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 29 प्लस 2 और ये हमारा हो जाएगा ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। ठीक है, बराबर का 0। अब देखिए यह प्लस का 29 पक्षांतर करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस का 29, तो ये हमारा यहाँ पर यह बच जाएगा 2 ए डॉट बी
अब पहले इसको लिख लीजिए B.C, आगे लिखिए चाहे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सीरियल लाइन से लिख दिए हैं वेक्टर C डॉट वेक्टर A, ठीक है, बराबर। ये देखिए प्लस का 29 था, उधर भेजेंगे तो माइनस का 29 हो जाएगा, ठीक। अब यह 2 है, हमें इसका मान निकालना है, तो 2 को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे, क्योंकि गुणा में है, नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर C प्लस वेक्टर C इंटू वेक्टर A बराबर हो जाएगा माइनस का 29 तो है, 2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसी का मान हमें ज्ञात करना था, ध्यान दीजिएगा, इसी का मान हमें ज्ञात करना था। देखिए वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर B डॉट C प्लस C डॉट A, इसी का मान हमें ज्ञात करना था। इसका मान देखिए -29/2 आया है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमारा 6वां का ख क्वेश्चन था, हमें दिया था वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर 0 दिया था। मैंने मान लिया ये हमारा समीकरण 1 है, ठीक है। उसमें और मान दिया था हमें वेक्टर A का परिमाण 3 दिया था, वेक्टर B का परिमाण 4 दिया था, वेक्टर C का परिमाण 2 दिया था, ठीक। अब हमें निकालना था वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर C प्लस वेक्टर C डॉट A, हमें इसका मान ज्ञात करना था। तो अब बताइए इसका मान हम ज्ञात कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C का गुणा समीकरण 1, मतलब समीकरण 1 का मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C के साथ ही, मतलब उसी का गुणा उसी के साथ ही कर दिया, ठीक है। उसका गुणा जब उसी के साथ करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। उसी का गुणा उसी के साथ कर दिया, डॉट गुणा किया हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस गुणा गलत हो जाएगा, क्रॉस गुणा नहीं करना है, डॉट गुणा करना है। अब उसका हमने डॉट गुणा किया और उसका मान मैंने लिख दिया, यह हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। जैसे ही डॉट गुणा का मतलब इसका गुणा इन तीनों के साथ, फिर B का गुणा तीनों के साथ, उसके बाद C का गुणा तीनों के साथ। अब देखिए यहाँ पर A का A से गुणा आएगा तो A का स्क्वायर लिख देंगे, उसी प्रकार यहाँ पर B का B के साथ आया था तो B स्क्वायर लिख दिया, C का गुणा C के साथ आया तो C स्क्वायर लिख दिया, और यह सेम सेम थे तो सेम सेम को जोड़ दिया और यहाँ पर यह हमारा लिख दिया, और लास्ट में यह हमारा -29/2 आंसर आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को एकदम 100% बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, गौ क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, गौ क्वेश्चन बोला है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिया है क्वेश्चन हवा के एक, देखिए दोस्तों मैथ का मतलब होता है, जब मैथ का आप क्वेश्चन समझ लेंगे एकदम बढ़िया से तो सवाल लगाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जब क्वेश्चन समझ में आया, अगर आप इस प्रकार के सवाल लगाए होंगे और आप क्वेश्चन पढ़ेंगे एकदम बढ़िया से तो आपको क्वेश्चन एकदम लगाने को आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, हवा है, हवा का बुलबुला का मतलब हवा का जो बुलबुला होगा बनेगा किस तरह, गोलाकार बनेगा, क्या बनेगा, गोलाकार बनेगा, गोला में, ठीक है। बोला हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। हमें देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया है हवा का बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। जब उसका त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है तो उसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि हमें त्रिज्या का मान 1 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब हमें बताना है, ठीक है। तो इसका हमें बताना है कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग बताते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि मैथ के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया क्या है, जो हमें दिया रहता है सबसे पहले हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है। देखिए पहले हमें दिया है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, यानी कि लिखेंगे हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, यानी कि सीधे सीधे लिखेंगे बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, ध्यान दीजिएगा, दर से बढ़ रही है, दर से मतलब इसका जो हमारा ये जो त्रिज्या है ये हमारा क्या हो जाएगा, dr/dt
टी क्या हो जाएगा, दर से बढ़ रही है। तो ये हमारा रेडियस था तो डी आर मैंने लिख दिया। और डी टी इसलिए लिखा क्योंकि हमें क्वेश्चन में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया है और सेकेंड का मतलब होता है कि टी के सापेक्ष अवकलन। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, डी टी लिखा। तो हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या मतलब डी आर अपान डी टी बढ़ रही है किस दर से, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये मैंने कैसे लिखा। ठीक है, सबसे पहले दिया था हवा के बुलबुले की त्रिज्या डी आर अपन डी टी दर से बढ़ रही है, मतलब 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, अब आगे हमें इसमें दिया है त्रिज्या का मान दिया है। त्रिज्या मतलब आर का मान हमें क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब हमें पूछ रहा है आयतन में दर की, आयतन यानी कि बुलबुले का आयतन। ठीक है, बुलबुले का आयतन में परिवर्तन कहिए। ठीक है, परिवर्तन कह लीजिए या किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि बुलबुले के आयतन में किस दर से वृद्धि हो रही है वो लिखिए या परिवर्तन लिखिए, मतलब वही हुआ। तो इसको हमें डी वी अपान डी टी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बुलबुला किस प्रकार होता है, ये हमारा गोलाकार होता है। बुलबुला किस तरह होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बुलबुले का आयतन। अब आयतन को प्रदर्शित किससे करते हैं, भी से। और बुलबुला हमारा किस चीज़ का है, तो गोले का है। तो बुलबुले का आयतन मतलब गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा था, एक बार और रिपीट करते हैं दोस्तों। देखिएगा, हमें दिया था बुलबुले की त्रिज्या यानी कि 1/2 सेंटीमीटर सेकेंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। और त्रिज्या का मान हमें 1 सेंटीमीटर दिया था। और उसमें हमें कह रहा था कि बुलबुले का आयतन में परिवर्तन या बुलबुले का आयतन जो है किस दर से बढ़ रहा है वो हमें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा बुलबुले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर मैंने गोले का फार्मूला इसलिए लिखा क्योंकि जो बुलबुला होता है क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हम लोग अवकलन कर देंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसका हम लोग अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए भी का करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा, डी भी अपान डी टी, सॉरी यक्स नहीं, यहाँ पर टी लिखेंगे। टी इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें इसमें दे रखा है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टी के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यक्स की कोई बात ही नहीं है, टी की बात हुआ है क्योंकि यहाँ पर सेकेंड हमें दिया है तो टी के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टी के सापेक्ष इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो हमारा डी वी अपन डी टी हो जाएगा बराबर। अब इसका हम लोग डी वी अपन डी टी करेंगे किसका, 4/3 पाई आर क्यूब का करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा डी वी अपान में डी टी। अब इसमें हमें ध्यान देने वाली बातें यह हैं कि 4/3 पाई, जो हमारा 4/3 पाई है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट होता है वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। और आर क्यूब का हम लोग क्या करेंगे, डी अपान डी टी करेंगे। ठीक है, तो आर क्यूब तो 3 आगे आ जाएगा 3, और ये हमारा आर यहाँ पर बड़ा लेटर लीजिएगा। ठीक है, आर यहाँ पर आप लोग बड़ा लेटर लीजिएगा क्योंकि बड़ा लेटर हमें दिया है। ठीक है, तो ये हमारा 3r स्क्वायर हो जाएगा और गुणा में हमारा डी आर अपान में डी टी भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4/3 पाई तो हमारा कॉमन हो गया। जब इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो 3r स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पावर आगे आ जाता है और पावर में से -1 हो जाता है। तो पावर आगे आ गया 3 और r अब 3 पावर था तो उसमें से 1 खत्म हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये हमारा डी आर अपन डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो भी हमें मान दे रखा है मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा 4/3 था। ठीक है, और ये हमारा पाई था, 4/3 पाई था गुणे ये हमारा 3 गुणे आर का मान देखिए 1 है। आर का मान हमें दे रखा है त्रिज्या, आर का मान 1 रखेंगे यानी कि 1 का वर्ग गुणे
dr/dt, देखिए dr/dt यहाँ पर हमारा 1/2 है, 1/2 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, ऊपर क्या बचा 2 गुणे 2 पाई भी बचा है, सॉरी 2 पाई बचा, गुणा में 3 बचा, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, बटा में 3 बचा, 3 से 3 खल्लास हो जाएगा, ये हमारा बचा 2 पाई, क्या बचा 2 पाई, यानी कि सॉल्व करने पर क्या आया 2 पाई आया। अब देखिए, अब यहाँ पर इसका हम लोग मात्रक लिखेंगे, जब तक मात्रक नहीं लिखेंगे पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी है, भी का मतलब आयतन, आयतन का मतलब क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति, dt, dt मतलब टी मतलब सेकेंड होता है, समय सेकेंड हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, देखिए इसका आंसर आ गया, यानी कि dv/dt बराबर 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, 1 नंबर क्वेश्चन था, इसी का 5 नंबर था, देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, 5 नंबर दिया था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ग क्वेश्चन हमने अभी को किया, अब घ क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। देखेंगे कह रहा है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का आलेखी विधि से न्यूनतमीकरण कीजिए जबकि x + y का मान 8 से बड़ा हो या बराबर हो, 3x + 5y का मान 15 से छोटा हो या बराबर हो, ठीक है। और यह हमें लिमिट दे रखा है, x का मान 0 से बड़ा या 0 से बराबर होना चाहिए, और y का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले घ क्वेश्चन है, हमें घ क्वेश्चन लिखेंगे इसका उत्तर, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखेंगे क्या, दिया क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है, सबसे पहले क्या हमें दिया है, व्यवरोध हमें दिया है, व्यवरोध हमारा क्या दिया है, z बराबर 3x + 2y दे रखा है। उसके बाद देखिए ये हमें सीधा हमारा समीकरण दिया है, x + y यानी कि x + y ग्रेटर देन इक्वल 8 के बराबर दिया है, और 3x + 5y लेस देन इक्वल 15 दिया है, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं x + y बराबर 8, इसको लिख देंगे 3x + 5y बराबर 15, ठीक है। अब इसमें हम लोग x और y का मान ज्ञात कर लेंगे, माना y बराबर 0 पर और x बराबर 0 पर, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी y बराबर 0 और एक बार x बराबर 0, ठीक है। मान रखिए, मान रखेंगे यहाँ पर x बराबर 0, तो x का मान जब 0 रखेंगे, सॉरी y का मान जब 0 रखेंगे, x + 0 बराबर 8 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 8 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें x का मान अब 0 रखेंगे और प्लस y बराबर 8, यानी कि y बराबर 8 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें रख लीजिए, y का मान 0 रखना है, तो ये हमारा 3x + 5 × 0 बराबर 15, यानी कि 3x बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 3 × 5 = 15, x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसमें देखिए अब x का मान इसमें 0 रखेंगे, तो 3 × 0 + 5y बराबर का 15, यह हमारा 0 + 5y बराबर 15 हो जाएगा, और यह हमारा y बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, आलेख बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग आलेख बना लेते हैं, ठीक है। इसका आलेख बना लेंगे, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए पहले वाले में क्या बोला है, x का मान 8, तो मान लेंगे कि x का मान हमारा 8 यहाँ पर है, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा 8, 0, ठीक है। और y पर भी 8, y पर 8 का मतलब मान लेंगे y हमारा 8 यहाँ पर है, तो यह हमारा 0, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग मिला दीजिए, आप लोग इंचिल से बढ़िया से मिलाइएगा, ठीक है। एकदम इस तरह आप लोग, हम इस तरह मिला रहे हैं, आप लोग इंचिल से एकदम बढ़िया से मिलाइएगा। ये हमारा समीकरण कौन सा है, तो ये हमारा समीकरण क्या है, पहला वाला x + y बराबर 8, ठीक है।
अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला है यक्स बराबर 5, यक्स बराबर 5 यानी कि यक्स बराबर 5 मान लेंगे यहाँ पर है, और y पर क्या, y बराबर 3, y बराबर मान लेंगे 3 यहाँ पर है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा 5, 0 और यह हमारा 0, 3 हो जाएगा। अब इसको मिला दीजिए, अब इसको मिलाएंगे, इसको मिला दी। अब ध्यान दीजिए, यह हमें संकेत कर रहा है इधर की ओर, ठीक है, और यह हमें संकेत कर रहा है इधर की ओर, इधर की ओर। तो अब ध्यान यह देना, इसमें बात यह है कि जब ये दोनों बिंदुएं आपस में मिल ही नहीं रही हैं तो यह हमारा जो सवाल दिया है वो संभव ही नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब दोनों ये हमारा जो रेखा है, जब कहीं कटान बिंदु इसका है ही नहीं तो यह संभव ही नहीं है। अतः यहीं पर सॉल्व करके इतने पर ही छोड़ देंगे और लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे अतः, लास्ट में लिख देंगे अतः इसका हल संभव, क्या संभव नहीं है। भाई जब ये दोनों इसका कटान बिंदु मिल ही नहीं रहा है, रेखा का जब कटान बिंदु मिल ही नहीं रहा है तो किस बेस पर हम लोग इसका सवाल को लगाएंगे, इस किस बेस पर सवाल लगाएंगे, सवाल ही नहीं लग पाएंगे। तो लिख देंगे अतः इसका हल संभव नहीं है, क्योंकि, क्यों नहीं है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि सॉरी अतः इसका हल संभव नहीं है क्योंकि हमें कटान बिंदु नहीं मिला है, क्योंकि हमें कोई, यहाँ पर लिख लिया, कोई कटान बिंदु नहीं मिला है, ठीक है, जो इस व्यवरोध को संतुष्ट करे, ठीक है। अतः लिख देंगे इसका हल संभव नहीं है क्योंकि हमें कोई भी कटान बिंदु नहीं मिला है, इसलिए यह व्यवरोध संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, ठीक है। यानी कि यह जो सवाल है संतुष्ट नहीं कर रहा है कि सवाल को लगाया जाए, क्योंकि इसका हमें कटान बिंदु नहीं मिला है। जब कटान बिंदु मिला ही नहीं है तो हम सवाल लगा ही नहीं पाएंगे इसके आगे, ठीक है। तो यह हमारा इसका सवाल था, इसका भी हमें 5 नंबर दिया था दोस्तों, ठीक है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि डॉग क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, डॉग क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हमने कर लिया, 5वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है किसी प्रश्न को 3 छात्रों, मान लीजिए कोई एक प्रश्न है, 3 छात्रों ने उसको क्या क्या हल किया है, ABC के द्वारा हल करने की प्रायिकता। तीनों छात्रों ने उस सवाल को क्या क्या लगाया है। पहले का हल आया, पहला वाला जब हल किया है तो आंसर आया है 3/10। जब दूसरे छात्र ने सॉल्व किया है तो उसका मान आया 1/5, और जब तीसरे ने हल किया है तो 1/10 आया। यानी कि तीनों लोगों ने सवाल को लगाया और तीनों का आंसर अलग अलग आया है। तो कह रहा है तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब इन तीनों ने तो हल किया ही है, अब हमसे पूछ रहा है कि प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा डॉग क्वेश्चन है, देखिए उसका हम लोग उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या दिया है हमें, सबसे पहले इसमें पहले छात्र द्वारा सॉल्व किया गया आंसर मिला है। तो मान लेते हैं पहला वाला छात्र सॉल्व कर रहा है पी ए का मान हमारा 3/10 है। दूसरा मान ले रहे हैं पी बी बराबर हमारा 1/5 है, और उसके बाद मान ले रहे हैं पी सी बराबर क्या है 1/10 है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए ने तो सॉल्व किया है, अब सॉल्व नहीं करने की प्रायिकता पहले हम लोग निकालेंगे इसमें। तो लिखेंगे ए वाला जो लड़का है, ए की प्रश्न हल न होने की प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा, हम इसको इसलिए निकालना है, जब सवाल न होने की प्रायिकता निकाल लेंगे तो सवाल होने की प्रायिकता एकदम अपने आप ही निकल जाएगा। इसलिए पहले हम इसको निकाल रहे हैं कि सवाल न होने की प्रायिकता, जब सवाल लगेगा न होने की प्रायिकता निकल जाएगा तो होने की प्रायिकता एकदम आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ए की प्रश्न हल न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा हमारा,
तो इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे पी ए डॉट ए, ठीक है, पी ए डॉट से प्रदर्शित करेंगे। यह हमारा क्या हो जाएगा, यह अब हम लोग सूत्र एक पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं। क्या सूत्र पढ़े हैं, हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, पी ए प्लस पी ए डैश बराबर 1। मतलब होने की प्रायिकता, किसी भी चीज़ की होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता, मतलब निश्चित होने की प्रायिकता और अनिश्चित होने की प्रायिकता का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहीं से जब हमने निश्चित नहीं होने की प्रायिकता निकाला, यहाँ से ए डैश निकाला, तो यही हमारा क्या जो 1 माइनस क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसके स्थान पर 1 माइनस पी ए रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए, ठीक है। मान रखिए, इसका आंसर निकाल लीजिए। ये हमारा 1 है, माइनस पी ए का मान क्या है 3/10 है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 10 माइनस 3/10 बराबर में 7/3, यानी कि एक छात्र द्वारा यानी कि सवाल को सॉल्व न करने की प्रायिकता 60/10 हो जाएगा। अब बी द्वारा निकाल लेंगे, बी द्वारा सवाल सॉल्व करने की प्रायिकता यानी कि पी बी डैश हो जाएगा, ठीक है। यही 1 माइनस पी बी हो जाएगा, सेम उसी प्रकार, ठीक है। तो 1 माइनस पी बी का मान क्या है 1/5 है, तो ये हमारा 5 माइनस, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 5 माइनस 1/5 हो जाएगा, यानी कि 4/5 हो जाएगा। अब इसी के सी के द्वारा निकाल देते हैं, सी की सवाल न होने की प्रायिकता, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस पी सी, ठीक है। तो ये हमारा 1 माइनस पी सी हमारा क्या था 1/10 था, तो ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस 1/10 बराबर 9/10। इतना हमारा निकल गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, यह अब हमारा निकल गया, तो अब हम लोग एकदम आराम से निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, तो लिखेंगे पी यानी कि प्रश्न हल न होने की प्रायिकता। अब निकाल दीजिए यहाँ पर प्रश्न सॉल्व न होने की प्रायिकता। जब न होने की प्रायिकता निकाल देंगे तो होने की प्रायिकता एकदम आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न सॉल्व होने की न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, पी ए डैश प्लस प्लस नहीं गुणा कर देंगे, गुणा पी बी डैश इंटू पी सी डैश, ठीक है। इसका आपस में गुणा कर देंगे तो प्रायिकता न होने की प्रायिकता निकल जाएगी, ठीक है। यानी कि सवाल सॉल्व न होने की प्रायिकता, तो पी ए डैश क्या है 7/10 है, 7/10 है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7/10 है, गुणे ये हमारा पी डॉट बी क्या है तो 4/5 है, गुणे पी सी वाला क्या है तो 9/10 है। इसका आपस में गुणा कर देंगे, तो पहले इसको काट लीजिए, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 है, 2 पचे 10, उसी प्रकार इसको काटेंगे, 2 पचे 10। अब ऊपर का गुणा ऊपर में 9 सते 63 हो जाएगा, बटा 5 का गुणा 5 में करेंगे 5 पचे 25, अब 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 125। यानी कि प्रायिकता न होने की, यानी कि ध्यान दीजिएगा प्रश्न सॉल्व न होने की प्रायिकता 63/125 आ गया। अब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम लोग लिखेंगे लास्ट हमारा आंसर पी यानी कि प्रश्न हल होने की प्रायिकता। अब सवाल हो जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि पूरा प्रायिकता का योग क्या होता है 1 होता है, 1 में से इतना 63 माइनस 125 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब घटा लीजिए 1 यानी कि 1 का गुणा इसमें करेंगे 125 माइनस 63 बटा में 125 हो जाएगा, बराबर अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 62 आ जाएगा, बटा में 125 आ जाएगा। यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तीनों छात्रों ने जो सवाल को सॉल्व किया, यानी कि प्रश्न हल होने की प्रायिकता हमारा क्या हो जाएगा 62 बटा में 125 आ जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को घ क्वेश्चन भी एकदम अच्छे बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया, और आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले खंड में यानी कि 7वें क्वेश्चन से अगले खंड में करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।
तो आशा करता हूँ आप लोग को सवाल एकदम अच्छे बढ़िया तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट ज़रूर करें कि हाँ भैया या सर बढ़िया से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो को शेयर बहुत कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्तों, आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।